मैम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 एक बार रिकैप करा दें। 56 देखिए, Yes. शुरू से बता दूं, रिकैप तो करती हूँ तब आगे बढ़ते हैं। मैम यूट्यूब पे आपका ओपन नहीं हुआ लास्ट क्लास वाला जो आपने भेजा था लिंक। वो तो मैं बताई हूँ कि पासवर्ड और आपको लेना पासवर्ड मांगे हैं मैम, वो नहीं दे रहे हैं, बोले कि अभी नहीं मिलेगा, लेट होगा। है। जब होगा मिल जाएगा। कोई नहीं है, मैं रिकैप करवा देती हूँ। वो जो इशू है रहने दीजिए, जो मैं कर सकते बता देती हूँ। 1940 इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या मैंने बताया था कुणाल कि ये एक आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सर्टेन ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कशन किए थे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों बनाया जाता है। फाइन। उसके बाद डिस्कशन हुआ था आपका एक एक करके जो जितना इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, 56 में आया, उसके बाद 77 में आया था। फाइन। 70 में लाइसेंसिंग पॉलिसी, 73 में भी लाइसेंसिंग पॉलिसी, और फिर 75 में भी लाइसेंसिंग पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 77 में आपके मॉड्यूल की से ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। 77 में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देन अगेन 91, ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इतना हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर लास्ट क्लास में डिस्कशन किया मैंने 1948 में मैंने आप लोगों को बताया कि ये मिक्स इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पार्टिसिपेशन की बात हुई है 3 सेक्टर में। और हाँ, फॉरेन कैपिटल के बारे में भी डिस्कशन हुआ है कि रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था फॉरेन कैपिटल का, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को फोकस दिया गया था। और यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था 1948 में। फर्स्ट कैटेगरी वाज इंडस्ट्री वेयर स्टेट हैड अ मोनोपोली, ठीक है। इस कैटेगरी में जैसे आपका आर्म्स, एमिनेशन, ऑटोमिक एनर्जी, रेल ट्रांसपोर्ट, ये सब आ रहा था। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का ही मोनोपोली होगा, कोई दूसरा कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फाइन। सेकेंड कैटेगरी में आपको बताया गया था कि नया इन्वेस्टमेंट जो होगा वो अगेन स्टेट या गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर थर्ड कैटेगरी था फील्ड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा। फाइन है। उसके बाद जो इंडस्ट्री बच जा रही है वो हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। फाइन। अब आते हैं 56, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 से क्वेश्चन आता है क्योंकि इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। फाइन। इसमें हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी को फॉलो करते हैं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में फ्रेम हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में आप डीपीएसपी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं। इस पॉलिसी में हम लोग ये फोकस कर रहे थे कि ये जो जितना भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम होगा 1956 में, वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही फ्रेम हो, ठीक है। डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ही फ्रेम हो, उनका उसका जो गाइडलाइन उसमें दिया हुआ है वो सबको मद्देनजर रख करके ही हम लोग फ्रेम करें, ठीक है। ये मोटिव था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वही पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने की बात हो रही है, हैवी मशीनरी को एक्सपेंड करने की बात हो रही है। और ये तो आपको हर जगह मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड। फाइन। और बाकी कॉटेज, विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये सारा मेन है इसमें। कोऑपरेटिव सेक्टर को एक्सपेंड करना। फाइन। उसके बाद इसमें कैटेगराइजेशन हुआ था 3 पार्ट। 48 में था 4, 56 में है 3, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और रिमेनिंग, ठीक है। शेड्यूल ए में आपका 17 इंडस्ट्री, जिसमें वही आर्म, एम्यूनेशन और आपका ऑटोमिक एनर्जी वगैरह आ गया, ठीक है। अगेन मोनोपोली होगा आपका गवर्नमेंट का। सेकेंड कैटेगरी आपका हो गया मिक्स सेक्टर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। इसमें मिक्स सेक्टर बोला गया है लेकिन हमेशा डोमिनेंसी होगा आपका गवर्नमेंट का ही, ठीक है। डोमिनेंट नेचर होगा गवर्नमेंट का। और इसके अलावा जो भी न्यू अंडरटेकिंग है वो हमेशा स्टेट या गवर्नमेंट ही बनाएगी। जो एग्जिस्टिंग है वो आप प्राइवेट के हाथ में दीजिए, रहने दीजिए, और उसका फंक्शन देखिए वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर उसको भी पब्लिक सेक्टर अपने अंदर रख लेगी, ठीक है। ये हो गया सेकंड कैटेगरी। और लास्ट में वेरी सिंपल कि जितना रिमेनिंग सब प्राइवेट का, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। इंडस्ट्री का आपका 17 और इसमें सेकंड कैटेगरी में 12, ये बताया गया था। और तो कुछ नहीं था अमित। नो मैम। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम लोग 70 की तरफ। लाइसेंसिंग पॉलिसी 1970, मॉड्यूल सामने पेज नंबर 144। देखिए, रेडी? यस मैम। देखिए, लाइसेंसिंग पॉलिसी में यहाँ पे पहले बात हो रही है एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ लाइसेंसिंग। तो एग्जेम्पशन में देखिए कि इंडस्ट्रियल कंसर्न विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 1 करोड़ डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस। ये पॉइंट टू बी नोटेड, जिसका जो इंडस्ट्री 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिसका होगा
उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस मस्ट बी टेकन बाय द कंसर्न विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको लाइसेंस लेना है, 1 करोड़ से नीचे जो है उसको लाइसेंस नहीं लेना है। फॉर एन इंडस्ट्रियल establishment been set up by firm whose asset exceed 5 करोड़। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले में हम लोग डिस्कशन किए इन्वेस्टमेंट और सेकंड में डिस्कशन किए हैं एसेट। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है 1 करोड़, एसेट की बात हो रही है 5 करोड़। ठीक है, और विच कंट्रोल 1/3 और मोर ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री कंसर्न। लाइसेंस मस्ट ऑल्सो बी सिक्योर्ड इफ फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट ऑफ component in the new project exceed rupees 10 lakh और 10% of total stipulate investment। ये चूंकि नंबर है तो ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, वो भी सब नहीं, बस ये नंबर इन्वेस्टमेंट का और ये 5 करोड़, बस इतना याद रखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद ये पॉइंट से अब आगे बढ़ी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है इंडस्ट्रीज का और 3-fold में है ये आपका कोर सेक्टर। ठीक है, कोर सेक्टर नाम ही बता रहा है, कोर सेक्टर कहने का मतलब जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे कंट्री के लिए। अगेन वही आर्म्स एंड एम्यूनेशन और ऑटोमेटिक एनर्जी, वो सब कोर सेक्टर में माना गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इंडस्ट्री हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ लाइसेंसिंग। पहला है कोर सेक्टर, तो कोर सेक्टर इज इक्वल टू शेड्यूल 1 ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। कौन कौन था? गुड मॉर्निंग मोनोपोली। गुड मॉर्निंग रवि। हाँ, मोनोपोली ऑफ द मोनोपोली ऑफ स्टेट। सेक्टर कौन कौन सा था? ऑटोमिक एनर्जी था, आर्म्स एंड आर्म्स था मैम, आयरन एंड स्टील था, हेवी कास्टिंग, हेवी मशीनरी। हाँ, तो ये सारा कोर सेक्टर में आ जाएगा। और एग्जांपल आपके सामने है दिया हुआ। ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब तो दिया हुआ है ही, ये पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, जो शेड्यूल 1 ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में जो था वो विल कंटिन्यू टू बी रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, वो 4 जो सेक्टर था वो एज इट इज पब्लिक सेक्टर में ही कंटिन्यू रहेगा। फाइन, ये इसमें नहीं ध्यान पड़ा क्या? कोर सेक्टर में देखिए लगभग सेकेंड लास्ट सेंटेंस, थर्ड लास्ट सेंटेंस, शेड्यूल 1 ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। यस मैम। ठीक है, ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, बस इतना ही ध्यान देना है इसमें। अब आ जाइए ज्वाइंट सेक्टर में। ज्वाइंट सेक्टर में बात हो रही है, इफ अ फर्म इन प्राइवेट सेक्टर इनिशिएट्स एन एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन रुपीज 5 करोड़ and it receives substantial amount of principal assistance from public financial institution, the government will presume a policy of active participation in management। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है ज्वाइंट सेक्टर में कि पब्लिक सेक्टर का असिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे, इस सेक्टर, इस कैटेगरी में जो लाई करेगा। फाइन, उसके बाद क्या पब्लिक सेक्टर का? पब्लिक सेक्टर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में। फाइन, अब आ जाइए थर्ड, मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़, उसको हम कंसीडर करेंगे मिडिल सेक्टर में। और एसेट यहाँ पे दिया हुआ है 35 करोड़ विद एसेट ऑफ लेस देन रुपीज 35 करोड़। इसको क्या मिलेगा? लाइसेंस की बात हो रही है तो क्या प्रेफरेंस मिलेगा? इसको प्रेफरेंस मिलेगा इन द मैटर ऑफ सैंक्शन इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में सैंक्शन मिलेगा। रवि, पेज नंबर 145 डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, लाइसेंस पॉलिसी 1970 पेज नंबर 145, उसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, और अब हम डिस्कशन कर रहे हैं स्मॉल स्केल सेक्टर। यहाँ से कंटिन्यू करिए, मॉड्यूल है ना पास में? मॉड्यूल नहीं है मैम, लास्ट क्लास में बताई थी आपको, घर पे नहीं है क्या आप? खैर, जो मैं बताते जा रही हूँ की पॉइंट लिख लीजिए, वैसे भी मैं की पॉइंट ही बता रही हूँ। फिर देखिए तीसरा है आपका स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट याद रखना है आपको। इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 7.5 लाख। कहाँ? यहाँ प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। ठीक है, प्लांट एंड अदर इक्विपमेंट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 7.5 लाख है तो आपका स्मॉल स्केल सेक्टर है। ठीक है, इट शैल बी the policy of the government to encourage the growth of such enterprises to a situation where they can produce enough to meet demand। कि पॉलिसी गवर्नमेंट का ऐसा होगा जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, जो कि डिमांड को मीट कर पाए। ठीक है, ये है आपका स्मॉल स्केल सेक्टर। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री।
ठीक है, जैसे खादी जूट वगैरह का सबका था, इसमें प्रेफरेंस दिया जा रहा है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर में। अब आ जाइए पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट अलोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन। इट कैन, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में ईयर नहीं दिया हुआ, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शेड्यूल 1 दिया हुआ, तो शेड्यूल में किस में डिवाइडेड था, कौन से ईयर में? नो मैम 1956 56 में, ठीक है। ईयर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ 56 में ही डिवाइड हुआ है, ठीक है। 48 में कैटेगराइजेशन था, शेड्यूल नहीं था। फाइन, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ये अभी भी कंटिन्यू करेगा पब्लिक सेक्टर में ही। It can also establish new enterprises in basic industry or involving heavy investment. Such enterprise will be entitled to avail themselves of assistance from financial institutions set up for industry. तो इसमें आप लाइसेंसिंग पॉलिसी में आपको मेन यहाँ की पॉइंट ये फोकस करना है कि क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पब्लिक असिस्टेंस की बात हुई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से असिस्टेंस मिलेगा पब्लिक सेक्टर में। पीछे से ऊपर की ओर चलिए, पब्लिक सेक्टर में 4th पॉइंट में असिस्टेंस मिल रहा है किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या मिल रहा है? बस वही अंडरलाइन करिए, ग्रांट फॉर लाइसेंस। स्मॉल सेक्टर में क्या मिल रहा है? पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, किस चीज के लिए? ताकि वो एंटरप्राइज का ग्रोथ हो, ये फैसिलिटी मिल रही है। अब आ जाइए मिडिल सेक्टर में। मिडिल सेक्शन में सैंक्शन की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ज्वाइंट सेक्टर में। ज्वाइंट सेक्टर में पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट पे, ठीक है। कोर सेक्टर में शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 जहां लिखा है उसके जस्ट एक लाइन ऊपर लिखिए, सैंक्शन फॉरेन एक्सचेंज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, है लिखा हुआ शेड्यूल 1 के जस्ट ऊपर, सैंक्शन फॉरेन एक्सचेंज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है। तो ये सारा फैसिलिटी आपको इसमें मिला है, इन सारे सेक्टर को 1970 में, ठीक है। अब 73 की बात करें तो अगेन 73 में जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो जस्ट मैं बता दूं, वही स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को इनकरेज करने की बात हो रही है इसमें 1973 में, ठीक है स्वाति। अब आइए 75 में। इन अक्टूबर 1975 मेजर चेंज फॉर लिबरलाइजिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वेर अनाउंस्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका की पॉइंट है कि जो ये डी लाइसेंसिंग की बात है ना, डी लाइसेंसिंग कहने का मतलब कि लाइसेंसिंग में छूट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 21 इंडस्ट्री को छूट देने की बात हुई है। देखिए 21 इंडस्ट्रीज वे डी लाइसेंस, यहाँ पे 1975 में हम लोग यहाँ 70 में लाइसेंस देने की बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करने की बात कर रहे थे, और यहाँ हम छूट देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो छूट देने की बात अगर कर रहे हैं तो 21 टोटल ऐसी इंडस्ट्री जिसको हम डी लाइसेंस किए थे। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे चलिए। अनलिमिटेड एक्सटेंशन वाज प्रमोटेड बियॉन्ड अ लाइसेंस कैपेबिलिटी टू फॉरेन कंपनीज एंड मोनोपोली हाउसेस ऑफ 30 इंपोर्टेड इंडस्ट्री ऑन द कंडीशन दैट एक्सेस प्रोडक्शन वुड बी आइदर एक्सपोर्टेड और सोल्ड इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या है? एक्सेस प्रोडक्शन अगर होता है तो ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे भी वो तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये हो गया 75। अब आ जाइए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 77। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ध्यान दीजिए, इससे पहले लाइसेंसिंग पॉलिसी था, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 77 में गवर्नमेंट किस किस चीज पे फोकस की है? तो पहला चीज जो आपको फोकस करना है कि ये पहला नन कांग्रेस गवर्नमेंट जिस टाइम में फ्रेम हुआ था, ठीक है, मार्च 1977 में। यहाँ पे 77 में फर्स्ट नन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। फिर जनता पार्टी, याद है हम लोग जनता पार्टी कहाँ पढ़े थे? इस टाइम में याद करिए आप कौन सा चैप्टर, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, उसमें हमने बात किया यस मैम, वो जो लिबरलाइजेशन आया था तब हम लोगों ने जनता पार्टी के बारे में वापस छोड़ना पड़ा था जनता गवर्नमेंट के टाइम में। तो अब ये वाले सिनेरियो से आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कैसा पॉलिसी रहा, ठीक है। कि जो मतलब पहले क्या था, मतलब 77 में जनता पार्टी जब पावर में आई तो बाहर की कंपनी को छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट नियम कानून था वहां पे था कि सर्टेन शेयर इंडियन के हाथ में होना चाहिए, और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, जिसकी वजह से बाहर की कंपनी छोड़ के जाने लगी थी, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, और ये उस वक्त पावर में थे मिस्टर मोरारजी देसाई, पीएम थे, ठीक है।
अब देखिए मेन जो पॉइंट हम लोग को देना है यहाँ पे स्मॉल स्केल सेक्टर। अब तक हम लोग क्या देखे, वो लोग फोकस कर रहे थे हेवी मशीनरी पे, है ना। इससे पहले सब लोग हेवी मशीनरी सब पे फोकस कर रहे थे। 77 में ये लोग फोकस कर रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे। ये पहला पॉइंट, स्मॉल स्केल। पहले तो नॉन कांग्रेस वाला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, और जिसकी वजह से यहाँ पे बोला गया कि आप मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं स्मॉल स्केल में, कोशिश करिए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में जितना प्रोडक्शन हो सकता है करिए आप, ठीक है। यानी उसको इंकरेज करने की बात हो रही थी, ताकि हर जगह इंप्लॉयमेंट स्मॉल स्केल सेक्टर में क्या होगा, एक बैलेंस ग्रोथ होगा, ठीक है। रूरल अर्बन दोनों एरिया बेहतर बैलेंस हो पाएगा। जो रीजनल डिस्पैरिटी है कि एक इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है, वो ज्यादा पावरफुल हो रही है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आइटम है वो भी आपको याद रखना है कि जो आइटम रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंक्रीज हो गया 180 से 807 आइटम तक, ठीक है। पहले जहां 180 आइटम था वो इंक्रीज होकर के हो गया 807 आइटम। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर में थर्ड लाइन, Yes, ma'am. ठीक है, बाय 1978. 1978 अब यहाँ कैटेगराइजेशन की बात करिए तो यहाँ कैटेगराइजेशन थोड़ा डिफरेंट है। उससे पहले हम लोग कैटेगराइजेशन मोनोपोली के बेसिस पे कर रहे थे, यहाँ हम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पहला देखिए कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री में डिवाइड किया गया, ठीक है। Yes, ma'am. पहला है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वाइड स्केल पे। मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो गया, क्योंकि अब हर जगह स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल मतलब क्या, छोटा छोटा बहुत सारा इंडस्ट्री है ना, जिसकी Yes, वजह ma'am. से इकोनॉमिक बैलेंस होना शुरू हो गया, ठीक है। तो वाइड स्केल पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया, पहला। सेकेंड कैटेगरी हो गया टाइनी सेक्टर। तो टाइनी सेक्टर इनकॉर्पोरेटेड इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल यूनिट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट अप टू 1 लाख। 1 लाख उस टाइम का था 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट आपका मशीनरी और इक्विपमेंट पे है तो वो टाइनी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। एंड सिचुएटेड इन टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 50,000। ये भी क्राइटेरिया था कि उसी जगह पे सिचुएटेड होगा जहां पे पॉपुलेशन लेस देन 50,000 हो, ठीक है। तो कॉटेज, सेकंड टाइनी, और लास्ट में आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल यूनिट विद एन इन्वेस्टमेंट अप टू ₹10 लाख, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा ये आपका कॉटेज, उससे थोड़ा बड़ा टाइनी, और उससे बड़ा आपका स्मॉल स्केल, ठीक है। इन केस ऑफ एंसिलरी, हाँ मैम कॉटेज क्या होता है? कॉटेज कुटिया। कॉटेज इंडस्ट्री छोटे पैमाने पे जो इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। बहुत छोटा होता है कुटिया टाइप, इसीलिए कॉटेज नाम रखा गया उसका, ठीक है। yes, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉटेज, टाइनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें इन्वेस्टमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। कॉटेज का तो नहीं दिया हुआ है, बस कॉटेज का बस याद रख लीजिए आप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन कॉटेज का भी होता है इन्वेस्टमेंट लिमिट, ये नेट पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, 1 लाख से ऑब्वियसली कम होगा। सेकंड पे है टाइनी, और थर्ड पे है आपका 10 लाख। और वो भी अभी करंट सिनेरियो अगर बात करें वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। लास्ट ईयर मैं जब पढ़ा रही थी, लास्ट ईयर चेंज हो चुका था ये, ठीक है। क्या अमाउंट है वो तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा, सबका चेंज हो चुका है। लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वो 1977 का डिस्कशन हो रहा है, तो आपको यही डेटा लिखना है, ठीक है। आप अपने नॉलेज के लिए वो चेक कर सकते हैं कि अब क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का लिमिट। फाइन, अब आगे बढ़िए। इसके अलावा ये डीआईसी क्या है? डायरेक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। हाँ बता रही हूँ, अभी नेक्स्ट पॉइंट वही डिस्कशन करना था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप करना था, ठीक है। तो अब आप स्मॉल स्केल का सेटअप करें, लेकिन पब्लिक तो उतने अवेयर है नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, कितना फाइनेंस चाहिए, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज के असिस्टेंस के लिए डीआईसी का सेटअप करना पड़ा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की इसी पर्पज से, ताकि हर एक स्मॉल स्केल सेक्टर या कॉटेज इंडस्ट्री जो भी सेटअप कर रहे हैं उनको असिस्टेंस मिल पाए, ठीक है। देखिए आगे, द ऑब्जेक्टिव वाज टू गिव क्लियरेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट अंडर सिंगल रूफ, यानी एक ही छत के नीचे सारा असिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, एक सेपरेट विंग उसके लिए फिर बाद में रखा गया था, आईडीबीआई को एस्टैब्लिश किया गया to fulfill requirement of credit of a small scale was established, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज was revamped, ठीक है। एक और डेटा है जो इसमें नहीं गिवन है,
जो आप आईडीबीआई पे यहाँ पे देख रहे हैं, आईडीबीआई आपका क्रेडिट प्रोवाइड करती थी स्मॉल स्केल के लिए, और यही आईडीबीआई का एक और ब्रांच निकल के 1990 में बन गया, जिसको हम सिडबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी तो आईडीबीआई प्रोवाइड कर रही है 77 में स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए आईडीबीआई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट का, क्रेडिट यानी फाइनेंस का, उधार का, उधार नहीं, उधार, ठीक है, यस मैम। वो उधार दे रही है, आईडीबीआई दे रही है। और फिर वही फुल फ्लेजेड ब्रांच फिर अलग हो जाएगा 1990 में सिडबी के नाम से, और अब तक वो सिडबी ही कर रही है, अब आईडीबीआई वो नहीं कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम किसको किसको कैटेगराइज करेंगे? जैसे हम लोग देखे शेड्यूल ए में कोर इंडस्ट्री था, ठीक है, आपका ऑटोमेटिक एनर्जी, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सबको कैटेगराइज किया गया था। लार्ज स्केल में किसको कैटेगराइज किया गया वो अब देखना है। पहला है बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है, बेसिक इंडस्ट्री एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री सच एज स्टील, नॉन फेरस मेटल, सीमेंट। अगेन आपको सारा नाम याद नहीं रखना, एक दो नाम रखिए, याद रखिए, सफिशिएंट है। ये सबको बेसिक इंडस्ट्री बोला जा रहा है क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमी पे एक्चुअली बहुत असर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये बेसिक इंडस्ट्री। अब आ जाइए कैपिटल गुड इंडस्ट्री फॉर मीटिंग मशीनरी रिक्वायरमेंट फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज एज वेल एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए यहाँ कैपिटल गुड्स का कहने का मतलब क्या है कि जो आपका गुड्स यूज होता है फिनिश्ड गुड बनाने में, ठीक है, फिनिश्ड गुड बनाने में आपको सर्टेन चीज का रिक्वायरमेंट होगा, वो आ जाएगा कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में। तो लार्ज स्केल सेक्टर में कैपिटल गुड्स को रखा गया है। क्लियर? यस मैम। रवि किसको कहेंगे कैपिटल गुड्स? यस मैम। किसको कहेंगे कैपिटल गुड्स? कुणाल यस मैम। किसको कहेंगे कैपिटल? मैम बेसिक गुड्स होता है जिस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो यूज होता है। हामिद? मैम फिनिश गुड्स बनाने में जो होता है, हाँ, जो हेल्प करे, सहायक हो, उसको हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। फाइन, यस फिर से रिपीट Yes, कर रही हूँ ma'am. रवि और कुणाल, जो फिनिश्ड गुड हम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरे को कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा बनाना है, शर्ट है आपका फिनिश्ड गुड। अब वो बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? मशीन चाहिए, है ना, थ्रेड को रिफाइन किया जाएगा, उसके बाद ना शर्ट बनेगा, जो भी प्रोसेस है। ऑब्वियसली शर्ट में बना ही नहीं हो, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि थ्रेड को फिर क्या क्या प्रोसेस किया गया होगा, उसके बाद फिर वो बना होगा सर्टेन मशीन से। ठीक है, तो शर्ट या फुटवेयर या कुछ भी मैम ना। हाँ, जो भी आप बना रहे हैं वो बनाने में जो चीज लग रहा है दैट इज कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सर्टेन मशीनरीज हो, सारा कैपिटल गुड्स। फाइन, अब आगे बढ़िए। फिर लार्ज स्केल सेक्टर में और क्या हुआ? तीसरा है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। यस मैम। वो सब आ जाएगा इसमें। अगेन लार्ज स्केल में हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विच रिक्वायर लार्ज स्केल प्रोडक्शन and which were related to agriculture and small scale development such as fertilizer, pesticide, ये सब आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आ जाएगा लार्ज स्केल में। ठीक है, फिर फोर्थ है अदर इंडस्ट्री विच वेर आउटसाइड द लिस्ट ऑफ रिजर्व्ड आइटम। ठीक है, रिजर्व आइटम से बाहर जो भी है फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर विच वर कंसिडर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी सच एज मशीन टूल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल। मतलब समझ में आया? ऊपर वापस चलिए, डेवलपमेंट इन स्मॉल स्केल सेक्टर में यहाँ पे पहला लाइन लिखा हुआ था कि स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए सर्टेन चीज रिजर्व किया गया है, और वही पॉइंट यहाँ बोला जा रहा है कि जो रिजर्व नहीं किया गया है वो सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट में जो एसेंशियल है वो सब आ जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर। अब आई बात समझ में? मैम जो रिजर्व नहीं किया गया वही स्मॉल स्केल सेक्टर में जो रिजर्व नहीं किया गया है लेकिन वो इकोनॉमी के लिए एसेंशियल गुड्स है, वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे मशीन टूल्स हो गया, केमिकल्स हो गया। फाइन, यस मैम। अब आइए यस लार्ज बिजनेस हाउस, ये सब देख लीजिएगा। पब्लिक सेक्टर भी आप लोग हो ही जाएगा। अप्रोच टुवर्ड्स सिक यूनिट, देखिए सिक यूनिट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सर्टेन डेटा नहीं यहाँ पे मिसिंग है। BIFR का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, BIFR, ठीक है, जिसका मेन पर्पस क्या था
कि जो सिक यूनिट है उसको रिहेबिलिटेट करना, ठीक है। रिहेबिलिटेट करने का मतलब वापस से जिंदा करना, ठीक है, पोजीशन और बेहतर करना। ये हो गया अप्रोच टुवर्ड्स सिक यूनिट। अब आ जाइए 1980 में, वही है डी लाइसेंसिंग की बात हुई है और ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 1980 में देखिए, पहले 77 किसमें देखे थे हम लोग, 21 था ना लाइसेंसिंग पॉलिसी। 1975 में 21 इंडस्ट्री को डी लाइसेंस किया गया था, और वही Yes, चीज ma'am. यहाँ देखिए 1980 में और फर्दर डी लाइसेंस किया गया। देखिए, with the view to encouraging production, the government de-licensed 28 broad categories of industry. Yes, ma'am. And 82 bulk drugs and their formulation. For these industry, only registration with Secretariat for Industrial Approval was required. No license had to be obtained under IDRA. ठीक है, इससे अब लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी। IRDA में क्या होता है कि जो भी नई इंडस्ट्री होती है उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री होती है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। तो 80 में वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे अब लाइसेंस करवाने की जरूरत नहीं है। फाइन। अब आ जाइए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 56 और 91 ये हम इस चैप्टर से छोड़ के नहीं जाएंगे। 91 की वजह से ऑलमोस्ट जितना भी इंडिया में लॉ था सब कुछ चेंज हो गया। जितना लॉ पढ़े, फेमा पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जितना भी लॉ हुआ है सब में चेंजेस आ गया आपका ये पॉलिसी आने के बाद, ठीक है। तो मैं पहले भी बताई थी, जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, पहले नहीं थे क्लास में, उसको भी मैं रिपीट कर दूं कि अगर क्वेश्चन में आए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो भी यही है 1991, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, या फिर एक और नाम बताया था मैंने, स्वाति, एक तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, या फिर रिफॉर्म, या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगा। तो 1991 को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। मैम ये क्यों चेंज हुआ था 1991 के बाद? 1991 में क्या हुआ, एलपीजी का फॉर्मेशन, मतलब एलपीजी को उसके बाद, यस मैम, हाँ ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, ये सारे की वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व था, ऑलमोस्ट समझिए गरीबी, मतलब राशन पानी के लिए भी अनाज वनाज कुछ बचा ही नहीं था, हम लोग कम्प्लीटली गरीब हो रहे थे, ठीक है। तो इतने स्ट्रिक्ट नियम कानून की वजह से कोई यहाँ हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से उसका सॉल्यूशन जो हमारे मतलब समझिए एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को बचाने का काम हुआ 1991 में, ठीक है। वरना वो सिचुएशन कभी भी नहीं होता जिस सिचुएशन में आज हम लोग हैं, वो सिचुएशन में नहीं रहते, बल्कि दोबारा गुलाम हो चुके होते, ठीक है। तो एक तरीके से 1991 की वजह से हम लोग वापस से समझिए रिहेबिलिटेट हुए हैं, वापस से ग्रो किए। तो बेसिकली ये बचाने का काम किए हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, और मनमोहन सिंह और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, ठीक है। इन दोनों की वजह से एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया गया। यानी इतना लाइसेंसिंग सिस्टम की वजह से जो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी, वो लाइसेंस में थोड़ा लिबरलाइजेशन मिला, ठीक है। सर्टेन बैरियर मतलब जो भी रुकाव है उसको हटाया गया, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन यानी पहले जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती थी और सिस्टम एकदम वो प्राइवेट हो गया मैम, उसको प्राइवेट के हाथ में सौंपा जाने लगा, ताकि सिस्टम फिर से ठीक हो पाए, पोजीशन सुधर पाए। प्रॉफिट मोटिव और कंपटीशन होने की वजह से धीरे धीरे इकोनॉमी में सुधार होना शुरू हो गया। और तीसरा जो आप ग्लोबलाइजेशन सुन रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से बाहर के सारे देश, मतलब बाहर के लोग यहाँ आकर कंपनी यहाँ आके बिजनेस करना शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब एक तरीके से ग्लोबल विलेज हो गया। ये जो बाउंड्री लाइन था ट्रेडिंग वगैरह का, उसको हटा दिया गया, ताकि आराम से कोई भी बाहर का बंदा आए और यहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप करे, यहाँ के लोग बाहर जाएं और अपना इंडस्ट्री सेटअप करें, ठीक है। तो यही एलपीजी की वजह से वापस इकोनॉमी हमारा सुधर पाया। और बाकी ये जानने के बाद आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इवन ये होने के बाद आप ऑब्जेक्टिव आराम से लिख भी सकते हैं। जैसे पहला है की ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट से, यस मैम, प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज किया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पहले जहाँ पे फीमा में हम लोगों ने पढ़ा था, फीमा फेरा में, कि पहले फेरा में क्या था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस था। ठीक है, फेमा तो वैसे 1999 में आई ना, लेकिन ये 91 की पॉलिसी की वजह से उसको चेंज होना पड़ा। ठीक है, ये पढ़े हुए हैं फेरा फेमा, इसीलिए आप समझ पाएंगे और गेस कर पाएंगे कितना चेंजेस हुआ, कहाँ फेरा और कहाँ फेमा। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एक्ट ही चेंज करना पड़ा। सेम वे आप एमआरटीपी डिस्कशन हुआ है आप लोगों, एमआरटीपी हो गया है, एमआरटीपी आप लोग के क्लास में डिस्कशन हुआ है, वो भी आप देखिए कि कैसे एमआरटीपी को बाद में रिपील करना पड़ा कंपटीशन एक्ट में। तो ये सब का रीजन कौन था, यही 1991 है कि नहीं। और अभी अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी देखेंगे कैसे 86 कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 पढ़ना है, लेकिन फिर 2019 में भी अमेंडमेंट हुआ और उससे पहले भी बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ। अभी जो नियम कानून है वो उसमें बहुत सारा एडिशन हुआ। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल 2 पढ़े हुए हैं एक्ट, 2 से आप रिलेट कर सकते हैं। फाइन। फिर इंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी इन पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर को कंप्लीट हटाया नहीं गया, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो बहुत ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, उसको उठाने की बात हो रही है, तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। फिर इंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करने की बात हो रही है। ठीक है, फिर क्या है, डी रेगुलेशन एंड डी लाइसेंस द इंडस्ट्री फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वही लिबरलाइजेशन वाली पॉइंट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, कि डी रेगुलेट और डी लाइसेंस करना है हम लोगों को। नेक्स्ट है टू इनवाइट फॉरेन कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टू बूस्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे क्या बात हो रही है, फॉरेन कैपिटल को इन्वाइट करना, यानी एफडीआई के थ्रू। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू बाहर के लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब सर्टेन कुछ अमाउंट तक। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या होता है, सर्टेन अमाउंट तक आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, ओवरलोड नहीं हो रहा है स्वाति? नो। ठीक है, आगे चलते हैं। टू लिंक इंडियन इकोनॉमी टू ग्लोबल इकोनॉमी, ये ऑलरेडी हम लोग देख लिए, जिसको ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, यस मैम, हम लिंक कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ ये पॉइंट छूट गया, टू इनकरेज R&D and to bring new technology to produce world class product and services। R&D that is research and development को हम ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, encourage कर रहे हैं। फिर encourage big business houses and projects so that economies of scale could be achieved। ठीक है, फिर increase competitiveness of industry to benefit common and nation, यानी यहाँ हम competition की बढ़ावा देने का बात हो रहा है यहाँ पे। फिर next है rapid development of infrastructure and especially road and electricity with the active participation of private sector and FDI। ठीक है, FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता था, हमारे पास कैपिटल आता था, पैसा आता था, पूंजी होता था, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन की वजह से वो काम जल्दी हो पाता था। ठीक है, तो ये सारा था। अब आगे चलिए, फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फीचर्स में क्या क्या लिखा है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी टुक रैपिड रेडिकल स्टेप इन फॉलोइंग एरिया, वही सारा कुछ है जो हम लोग डिस्कशन किए। एक तो लाइसेंसिंग हो गया, दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, तीसरा टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हो गया FTA, फिर पब्लिक सेक्टर पॉलिसी और लास्ट में MRTP एक्ट। ठीक है, उसके बाद आज देते हैं विराम। इसके बाद जो है वो रीडिंग देने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन जैसे GDR ADR ये सब कॉन्सेप्ट एक बार हम लोग जान लेंगे, यानी एक क्लास समझिए और। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए BFR उधर नहीं दिया हुआ है, BFR इधर दिया हुआ है, यहाँ नजर पड़ा आपका पेज नंबर 152 में। ठीक है, यहाँ से अगेन क्वेश्चन आता है BIFR 152 पेज नंबर में, MRTP के ऊपर देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन के ऊपर देखिए, ये इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब इसका क्या पर्पस होता था कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी कि कौन सी इंडस्ट्री को हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके वापस से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, या कौन सी इंडस्ट्री को हटा देने में ही फायदा है। ठीक है, बेच देने में ही फायदा है, ये सजेशन देने का काम इसका था। ठीक है, खैर ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तब तक यहाँ आप लोग पढ़ के देखिए, एक क्लास और जाएगा इसमें, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए ओवरलोड हो जाएगा। नाइन्टी 91 तक यानी सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो खत्म हो गया हमारा।
ठीक है, अब जो है आगे वो लिटरेचर है और सर्टेन डेटा जो हम लोग को पता होना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ तक ही था 91 तक, ठीक है, यस ये कर लीजिएगा।